कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो क्लास है मैं आपका जो करवाने जा रहा हूँ एचएम का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आप किस प्रकार से एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। एचएम के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आप पहले से आपके पास कॉन्सेप्ट है उसी पे आप प्रश्न बनाते हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान आधारित होते हैं। मनोवृत्ति को अगर आप सोच लेते हैं बच्चे के मानसिकता के हिसाब से, टीचर के मानसिकता के हिसाब से, तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न को बनाने में आप सफल हो जाते हैं। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर आपको लगता है उसी को लगाइए। ठीक, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलता जुलता लगेंगे लेकिन उसकी संभावना थोड़ा कम होती है तो उसको नहीं लगाना है। जो सबसे ज़्यादा संभावित होगा उसी को आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है। और आपको बता दूँ जो आपके एचएम के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो मिक्सअप है, जिसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड तो रहेंगे ही, साथ साथ आपके जो जीके जीएस हैं वो भी रहते हैं। तो उसके लिए आप लोग बेहतर तैयारी कर ही रहे होंगे। मैथ के जितने भी वीडियो कंटेंट में पड़े हुए हैं उसको उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। रीजनिंग आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे क्योंकि कंटेंट में ऑलरेडी ये सब टॉपिक आपको करवाया जा चुका था। उसके बाद हिस्ट्री में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर देख के जाइएगा। जो लोग खास करके हेड मास्टर के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में आप एक जनरल कॉन्सेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चन मैं अभी भी करवाऊँगा और साथ साथ पहले भी बहुत सारा वीडियो हमने करवा रखा है, उसको ज़रूर आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, जिससे आपको कि किस प्रकार से सोचना है, कैसे बनाना है, ये आपको पता चल जाए। फिर आप उसके आधार पे वहाँ पे इजीली आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। तो मेन रूप से आपको ज़्यादा फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। बिहार स्पेसिफिक जो आपके ज्योग्राफी हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। बिहार स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल साइंस है, पंचायती राज व्यवस्था वगैरह, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। और साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको देखना ही है। मैथ रीजनिंग ज़रूर देख के जाइएगा, खास करके नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन रहते हैं कोडिंग डिकोडिंग के निश्चित रूप से दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग का भी जैसे आपके डायरेक्शन के हो गए, ब्लड रिलेशन के हो गए, ये सब टॉपिक आपके एग्ज़ाम में रहता है। मैथ में भी आप जैसे परसेंटेज चैप्टर हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, रेशियो परसेंटेज, ये सब निश्चित रूप से आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है। टाइम एंड वर्क देख के जाइएगा, टाइम एंड डिस्टेंस देख के जाइएगा। ये सब बेसिक जो सब चैप्टर है उसको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। सारा कंटेंट में ऑलरेडी आपने किया भी होगा। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको करवा दूं, जो कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में आसानी से इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन में ही ढूंढ लेंगे। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक छात्र अपनी कक्षा में प्रायः देरी से आता है। क्या कह रहा है, एक छात्र अपनी कक्षा में प्रायः देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला है कि आप शिक्षक हैं, तो जब छात्र देरी से आता है सिंपल सा आप सोच बनाइए क्या कर सकते। छात्र के माता पिता एवं प्राचार्य को सूचित करेंगे। ठीक है। ये आप सूचित करने के ऑथराइज नहीं है। आपको प्राचार्य को सूचित करने से क्या मतलब बनता है कि ये तो एग्जैक्ट आंसर है नहीं। उदाहरण स्थापित करने के लिए उस छात्र को प्रताड़ित करेंगे, तो बिल्कुल अब प्रताड़ित तो करना ही नहीं है, किसी स्टूडेंट को प्रताड़ित करना ही नहीं है। आपको देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास, हाँ ये आप कर सकते हैं कि आखिर किस रीज़न से बच्चे लेट हुए, तो आप बच्चे से पूछेंगे, फिर उसको आगे से इस तरीका का जो देर का कारण है उसको दूर करने का आप सलाह देंगे और ख़ुद भी प्रयास करेंगे कि वो बच्चा जो है समय से आए। ठीक है। तो उसको कोई उपाय सुझा देंगे। अगर कोई तरह का समस्या है तो आप उसको बता सकते हैं कि इस तरीक़ा से आप समय से स्कूल आइए। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयुक्त आंसर देरी से आने के कारण का आप पता लगाइए और ठीक है उसको कुछ निदान हो सके तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं तो यह समझ जाना चाहिए। देखिए जब आपके यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है कि नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते बहुत सारे छात्र,
एक दो की बात नहीं है, जब बहुत सारे छात्र की बात हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम फेल्योरिटी होता है। जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं तो इसमें शिक्षा प्रणाली विफल हो गई। शिक्षा प्रणाली को आप दोष नहीं सकते, हाँ शिक्षक विफल हो गए। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब फेल हो जाए तो समझ जाइए कि उसको पढ़ाने में क्या हो गए, सॉरी शिक्षा प्रणाली विफल हो गई। शिक्षक पे केवल दोषारोपण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, शिक्षा प्रणाली विफल हो गई। अगर ज़्यादा बच्चे फेल हो गए तब, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा प्रणाली विफल हो गई। जब बहुत सारे बच्चे अगर फेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सब बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते हैं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है। और जो पढ़ाई एक ही कारण से नहीं होता है, केवल शिक्षक विफलता, आप शिक्षक को भी केवल जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिस्टम की जो कमियां हैं, खामियां हैं, समय से हो सकता है क्लास नहीं हुआ होगा या परीक्षा में क्वेश्चन अलग सिलेबस से पूछ दिए गए, तो बहुत सारा रीज़न रहा होगा। तो इसलिए आप इसमें आप कह सकते हैं कि पूरा शिक्षा प्रणाली यहाँ पे विफल हो गई, केवल किसी एक पे यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं होती है बच्चों की पढ़ाने की, ठीक है। तो पूरा शिक्षा प्रणाली में जितने भी लोग जुड़े हैं सब जिम्मेदार होते, इसलिए जब इसका दुष्परिणाम होगा तो वो भी सबको कारण यहाँ पे आएगा, सबका कारण, यानी शिक्षा प्रणाली क्या हो गई, विफल हो गई, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, केवल शिक्षक नहीं होते हैं, ठीक है, पूरा शिक्षा प्रणाली विफल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है, असंबंधित प्रश्न पूछता है जो कि विषय का नहीं है, तो क्या आप टीचर हैं तो आप उसको बताएंगे या फिर उसको डांटेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए कोई भी स्टूडेंट्स पूछ रहा है आपसे प्रश्न, तो कहीं ना कहीं वह स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि उस बात को समझ रहा है। कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछ रहा है तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत हुई है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछे तो आप कोई भी छात्र को ये नहीं बोल सकते कि हम तुमको नहीं बताएंगे, हाँ ये आप बोल सकते हैं कि आप कक्षा के बाद ये प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि अभी आपके सिलेबस का ये प्रश्न नहीं है, आपको कक्षा के बाहर या कक्षा के बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर असंबंधित प्रश्न होगा तो पूरा कक्षा डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए आपको उस समय भी बताना नहीं है, बल्कि उसके बाद कक्षा समाप्त होने के बाद आप उसके प्रश्न को ज़रूर हल दीजिए। क्योंकि बच्चा अगर पूछ रहा है, अगर आप उसको हल नहीं दीजिएगा तो आगे से बच्चा फिर प्रश्न पूछना बंद कर देगा, जो कि एक स्टूडेंट का जो जिज्ञासा है सीखने की वो उसको समाप्त कर देगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उसको क्या बोलना है कि आपको कक्षा के बाद पूछना है, कक्षा के बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब जितने भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे कॉमन सेंस पे आधारित रहता है। आप कितना भी पढ़ के जाइएगा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। केवल और केवल अगर आपके पास सोचने की क्षमता अगर अच्छी है, बेहतर है, और पॉजिटिव सोच के 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बेहतरीन खोज लेते हैं, तो आप रिजल्ट निश्चित रूप से यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को बनाने में सफल हो जाइएगा, ठीक है। बाकी मेहनत, आपको जो रिजल्ट बनेगा वो आपका जो बनने वाला है वो आपके मैथ पे, रीजनिंग पे, जो आपने मैथ रीजनिंग सीखा होगा, और सारे चैप्टर मैथ के फोल्डर में आपको मिल जाएगा, सब कुछ किया हुआ है। तो अगर अभी भी जिन लोगों ने नहीं देखा मैथ के वीडियो तो सारा ज़रूर देख लें, बेसिक कैलकुलेशन देख लें, रेशियो देख लें, परसेंटेज देख लें, टाइम एंड वर्क देख लें, ये सब टॉपिक ज़रूर देख के जाइएगा। रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन देख के ज़रूर जाइएगा, सिलोगिज्म देख के जाइएगा, डायरेक्शन देख के जाइएगा, रैंकिंग देख के जाइएगा, कोडिंग डिकोडिंग देख के जाइएगा। तो ये सब चैप्टर ज़रूर आप नंबर सीरीज देख के जाइएगा। चलिए, एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। चलिए, यही तो क्वेश्चन था। उसके कक्षा समाप्त होने के बाद क्या करेंगे, कक्षा समाप्त होने के बाद उसके क्वेश्चन का जवाब देंगे, उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। अब देखिए, शिक्षक के बहुत सारे टास्क तो रहते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी का गार्जियन नहीं आ रहा है तो छात्र पे ध्यान नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स आपके लिए बराबर हैं। अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, इतने भी
पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर संभव हो, आसपास में है उसका गार्जियन, जाते आते आपको मिल रहा है, तो आप उससे मिल सकते हैं कि बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आ रहा। अब तो दायित्व भी है टीचर को, अगर बच्चा नहीं आ रहा तो उसको घर पर जा करके आप बुलाइए, बच्चे को, गार्जियन को बताइए क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ रहा है, बात कीजिए, उस बच्चे को स्कूल बुलाइए। अब तो ये तो कह सकते हैं काज टीचर के ड्यूटी में भी ये सब है। तो यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे, संभव हो तब। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उपयुक्त जवाब है। आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, अब देखिए बच्चा रुचि क्यों लेता है और क्यों नहीं लेता है। अगर आप टीचर हैं और ऑलरेडी अगर आप लोग एचएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोग क्या होंगे, टीचर निश्चित रूप से होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किस तरह से बच्चे को रुचि जगाना है। तो अब ऑप्शन पढ़िए और अच्छे से आप जवाब दीजिए। शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। बिल्कुल, जितने भी टीएलएम है, चाहे ब्लैक बोर्ड है, चाहे आपका जो भी बहुत सारे चार्ट पेपर पे डिजाइन किया हुआ जो मिलता है सरकारी विद्यालय में, या अन्य तरह के टीएलएम वगैरह का आप प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सहायक सामग्री अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कीजिए, ये भी सही है। कक्षा में विषय वस्तु पर ही चर्चा कीजिए, विशेष रूप से बाहरी बातों पे चर्चा नहीं कीजिए, उससे भी आपका बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि बनेगा। और छात्रों से समय समय पर प्रश्न पूछते रहिए, जो भी पढ़ाइए उससे प्रश्न पूछते रहिए, उससे बच्चा क्या होता है, एक्टिव रहता है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में आपको जवाब क्या देना है, एक से अधिक। तो याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसका आंसर आपका एक से अधिक आएगा, और बहुत सारा प्रश्न ऐसा भी होगा जिसके आंसर में क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, जान लीजिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि उसमें ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से आप इनमें से कोई नहीं मारिएगा। ठीक है, तो चूंकि अब एचएम के एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम है नहीं, और निश्चित रूप से जितने भी लोग जुड़े हैं मुझे विश्वास है 110% आप लोग क्वालिफाई कीजिएगा। और अगर आप 60 से 65 नंबर ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप हेड टीचर बन जाइएगा। कोई कंपटीशन है ही नहीं, मैं पहले ही आपको बता चुका, आप लोग जितने लोग हैं सब पास करेंगे। ठीक है, बशर्ते कि थोड़ा बहुत भी अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, चलिए, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को व्यस्त रखना, बिजी रखना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। अभी इस तरह का प्रश्न अभी तुरंत पूछा। तो जब भी शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है तो स्वाभाविक सी बात है कि छात्र का ध्यान क्या रहता है, आकर्षित रहेगा टीचर के प्रति, कि सर प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देना है। इसलिए वो क्या करेगा, अच्छे से उस प्रश्न को सुनेगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है। आप खुद भी अगर आप सोचें तो ऑप्शन में अगर तीनों ऑप्शन देखा जाए, छात्रों को व्यस्त रखना, बिल्कुल नहीं व्यस्त रखना। देखिए ये सब जो है ब्यूरोक्रेट से जब आए, अभी जैसे अगर हम शिक्षा की बात करें, अभी इससे पूर्व जो एसीएस थे तो वो व्यस्त रखने की बात कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा व्यस्त करने का, मंथली एग्ज़ाम तो ये वो। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को फ्री छोड़ सकते हैं, बच्चे के सोचने की क्षमता की विकसित होगी। ठीक है, या शिक्षक के लिए भी जो है ज़्यादा बिजी रखना शिक्षकों को, वो पढ़ना मतलब आप उससे एजुकेशन बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। अगर शिक्षक को तरह तरह के आप रिपोर्ट से व्यस्त रखिएगा, या बच्चों को तरह तरह के होमवर्क ही भर दिन मिलते रहे, तो वो बच्चा पढ़ेगा क्या, समझेगा क्या? वो भर दिन तो होमवर्क में ही अपना टाइम वेस्ट करते रहे। ठीक है, तो समझने के लिए भी उसके पास टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर मेन बात है कि जो प्रश्न आप पूछते हैं तो वो प्रश्न क्लास में पूछा जाता है बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। आप उसको व्यस्त बनाए रखे हुए हैं उसके लिए नहीं, बल्कि बच्चों का ध्यान आकर्षित हो इसके लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो उपयुक्त आंसर सबसे, देखिए इसको बनाने का एक ही उपाय है, 4 ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त, 4 ऑप्शन में बोल रहा हूँ, 5 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सटीक लगे उसको जवाब दीजिएगा। ठीक है, कुछ ऑप्शन आपको लगेगा मिलता जुलता है, नज़दीकी है, तो घबराना नहीं है, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उसको मार के आइएगा। छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, जो बच्चा अनुपस्थित हो रहा है, नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत सारा स्टूडेंट एब्सेंट हो रहा है, प्राचार्य अभिभावक को चिंतित होना चाहिए। चिंता से क्या कोई समस्या का निदान हुआ है कभी? बिल्कुल नहीं। अधिकारियों द्वारा अनुपस्थित छात्रों के नाम नोटिस बोर्ड पर लिखने चाहिए, क्या ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षकों को इसे गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। देखिए आप सीरियस होइए कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा,
और फिर उसका निदान ढूंढिए। ठीक है, तो शिक्षकों को इसको एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए, आखिर बच्चे क्यों नहीं विद्यालय आ रहे और अनुपस्थित का रीजन क्या है। जब आप गहराई में जाइएगा बहुत सारे रीजन आपको दिखाई देंगे। अभी के समय में स्कूल में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, जब इतना टाइट व्यवस्था है, इतने टीचर आ गए हैं स्कूल में, तब भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? तो आपको इसको लेकर के, क्या स्कूल में पढ़ाई का माहौल बेहतर है, क्या जो सहपाठी जो सहयोगी शिक्षक हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, वो अच्छे से क्लास ले रहे हैं, या बच्चा उस टाइम पे कहीं और तो पढ़ने नहीं जा रहा है, कोचिंग संस्थान में तो उस समय पे स्कूल कोचिंग नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी समस्या हो सकती है बच्चे के अनुपस्थित होने का। तो आपको पता लगाना होगा और कोशिश करना होगा वो समस्या दूर हो जाए। जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तक में दी गई विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करता है, तो और अच्छी बात है। बच्चा क्या है कि बच्चा टैलेंटेड है, तभी तो वो एक अन्य विधि की खोज कर दिया बनाते बनाते। छात्रों को विषय पर अन्य पुस्तकों से उद्धृत करने के हतोत्साहित करे थे? बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित तो आपको करना ही नहीं। बच्चा तो टैलेंटेड है आपका, वो तो दूसरे विधि से भी बना दिया, तो ये गलत। हतोत्साहित तो नहीं करना है, उसे सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने के लिए संबंधित शिक्षक की अनुमति लेनी चाहिए। हाँ, उसको आप प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि वो हट करके जवाब दे रहा है, हट करके वो विधि खोज रहा है, यानी बच्चा लगनशील है, बच्चा के अंदर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। बच्चा के जो बौद्धिक स्तर वो बेहतर है, इसीलिए वो दूसरे विधि से बना रहा है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? प्रोत्साहित कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बच्चे को प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्य अधिकतर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? तो जो परंपरागत कक्षा होते हैं उसमें कक्षा निम्न स्तर संज्ञानात्मक भी होता है, उच्च स्तर संज्ञानात्मक भी होता है। यानी आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? एक से अधिक हो जाएगा। निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया और साथ साथ उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी हो तो अध्यापक को जांचना चाहिए। क्या जांचिएगा? जब बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती करता हो, छात्रों की घरेलू पृष्ठभूमि, क्या आप ये जांच पाइएगा? संभव नहीं है। कक्षा में बाहरी तत्वों का प्रभाव, ये भी आप नहीं जांच पाइएगा। सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं कि आपकी जो विधि है और आपका जो विषय ज्ञान है वो बेहतर है, तो आप बच्चे को कंसंट्रेट करवा सकते हैं। जो आप पढ़ाने का तरीका है, बहुत सारे विधि हैं, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो बहुत सारी विधियां हैं पढ़ाने का। तो अगर आप रुचिपूर्ण तरीके से उसको पढ़ाइएगा तो निश्चित रूप से बच्चा प्रभावित होता है। तो आपको अपनी विधियां जांचनी होगी, साथ साथ आपके अपने विषय ज्ञान को भी देखना होगा। यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षक को चाहिए उन्हें शीघ्र उत्तर दे, उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। हाँ, शिक्षण सामग्री को सरल बनाएं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है, अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जब आप बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी स्टोरी के बारे में या किसी चीज़ को अगर आप समझाना चाह रहे हैं, बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो आपको एग्जाम्पल दे करके बच्चों को समझाना चाहिए, तो बच्चा जल्दी समझता है। ठीक है, तो उपयुक्त उदाहरण दे करके बच्चे को समझाने से क्या होगा कि जो बच्चा आपके बातों को नहीं समझ रहा है वो भी बात को समझेगा। तो सबसे ज़्यादा इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त उदाहरण के साथ उसको वर्णित करके, अगर कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं समझ रहा है तो उसको उदाहरण के साथ समझाइए, तो निश्चित रूप से वो बच्चा समझता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि छात्र कक्षा में शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसका अनदेखा करेंगे? बिल्कुल नहीं। कक्षा छोड़ देना? बिल्कुल नहीं। उन्हें ध्यान देने के लिए कहना? बिल्कुल नहीं। शिक्षण पद्धति की आप समीक्षा कीजिए कि आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा है कि नहीं। अगर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा तो बच्चा निश्चित रूप से इंटरेस्ट लेंगे, बच्चा निश्चित रूप से रुचि लेगा। अगर आपका पढ़ाने का तरीका बेहतर नहीं होगा तो बच्चा रुचि नहीं लेगा।
सिंपल सी बात है। तो आप क्या कीजिए, शिक्षण पद्धति की समीक्षा कीजिए। अनुसंधान से यह पता चलता है कि एक अध्यापक में स्नायुविक स्तर का नर्वस इंस्टेबिलिटी का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। ठीक है, यानी नर्वसनेस टीचर कब फील करते हैं। ठीक है, यानी नर्वस इनस्टेबिलिटी का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। अनुसंधान से पता चला कि एक अध्यापक में जो नर्वस इंस्टेबिलिटी है का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। पाचन अवस्था, ये नहीं है। विस्फोटक व्यवहार, थकान, ये नहीं। सबसे ज़्यादा ये आपका जो है नर्वस इंस्टेबिलिटी का सबसे अधिक जो निम्न लक्षण है वो है एक्सप्लोसिव बिहेवियर, विस्फोटक व्यवहार। जब वो नर्वस होगा तो वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ाना शुरू कर देगा। एक्सप्लोसिव बिहेवियर आप देखिएगा, मतलब वो सामान्य नहीं होता है। जब टीचर, बहुत सारे नए शिक्षक होंगे, डरे हुए रहते हैं, जब कक्षा में जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य से अलग हो जाएगा। ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला करके बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो वो सब एक कह सकते हैं ना कि वो नर्वस हैं उस समय, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे शिक्षक चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे तो समझ जाइए कि वो नर्वस हैं। वो पढ़ाने के मतलब कह सकते हैं कि सामान्य व्यवहार में वो नहीं होते हैं। तो विस्फोटक व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षा में स्थिति को दर्शाता है। जोर जोर से ठहाका, बिल्कुल नहीं। ठहाका अगर लग रहा है समझ जाइए पढ़ाई हो ही नहीं रहा है वहाँ। पूर्ण मौन, ये भी गलत है। नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप, हाँ, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में टॉक हो रहा है पढ़ाई सिलेबस को लेकर के, तो समझ जाइए कि वह एक जीवंत कक्षा का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो लोग एचएम के एग्जाम में बैठेंगे तो मेरा बात याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाइएगा। बिहार स्पेसिफिक सारा कंटेंट पढ़ा हुआ है। रीजनिंग के सारे टॉपिक जरूर देख के जाइएगा, मैथ जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और बिहार स्पेसिफिक लगभग ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी है वो सब आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी आप लोग टीचर हैं तो ऑलरेडी आपने बहुत पहले से भी पढ़ ही रखा होगा और पढ़ ही रहे, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के भी। ठीक है, बस आप क्या कीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित एक समझ विकसित कर लीजिए कि जिससे कि आप वहाँ पे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ठीक है, तो देखिए मूल्यांकन अपने आप में एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कि बच्चों का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है समय पे। और इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर मूल्यांकन का जो दृष्टिकोण विकसित होता है वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी लगातार आपका मूल्यांकन बच्चों का होना चाहिए। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, तो याद रखिएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब गृह कार्य सजा के रूप में दिया जाए। ये गलत, सजा के रूप में आप होमवर्क नहीं दीजिए। शिक्षक विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए तत्कालिक गृह कार्य दे। ठीक है, उसके बाद है आपका छात्रों से यह अपेक्षा ना की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके आएंगे। देखिए गृह कार्य सजा के रूप में देना, ये तो आप बिल्कुल गलत, ये तो आप काट दिए। शिक्षक विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए तत्कालिक गृह कार्य दे। देखिए कार्य का उद्देश्य यहाँ से इस लाइन से क्लियर नहीं हो पा रहा है। छात्रों से यह अपेक्षा ना की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके ही आएंगे। हाँ, ये आप अपेक्षा नहीं कर सकते, जो आप होमवर्क कर दे दिए वो बच्चे आपको कल दिखा ही देंगे। हाँ, आप उद्देश्य आपका है कि बच्चे घर पे उसके लिए प्रैक्टिस करें। ठीक है, उस चैप्टर को समझे और बनाए
लेकिन आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो सदैव आपका गृह कार्य पूरा करके ही आएगा। ठीक है, शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब गृह कार्य ये नहीं शिक्षक विद्यार्थी अभ्यास के लिए तत्कालिक गृह कार्य दे। हाँ यही है, आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो बना के ही आएगा। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर लग रहा है। जब एक छात्र एक ही परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे कहा जाता है, एक छात्र एक ही परीक्षा में जब 2 बार बैठता है तो याद रखिएगा उसको कहा जाता है परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट। क्या कहा जाता है? परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट रीसेट। क्या कहा जाता है? टेस्ट रीसेट, परीक्षण पुनः परीक्षण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? तो जो पाठ्यक्रम के अंत में जो मूल्यांकन करते हैं, जो आप प्रश्न देते हैं बच्चों को, तो वो समेशन होता है, योगात्मक मूल्यांकन उसको कहते हैं। याद रखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? तो याद रखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से किस आधार पर लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, भाषाई अभिव्यक्ति, यहाँ पूछा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो भाषाई अभिव्यक्ति पे तो आप करते ही हैं, कोई भी स्टूडेंट लिखता है तो लिखित सामग्री का, तो इस पे तो तार्किक प्रस्तुति पे भी होता है। तार्किक अगर प्रस्तुति करता है तो वो अच्छा स्टूडेंट्स है, अच्छा मूल्यांकन माना जाएगा। लेकिन जो कुछ भी पढ़ा है उसको पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, रटा रटाया, रट्टू मल की तरह जो पढ़ा वही चीज़ रट के अपना लिख दिया, तो आप उसको अच्छा मूल्यांकन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त यहाँ पे निम्न में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? तो याद रखिएगा, निरंतर मूल्यांकन। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है, यानी कंटिन्यूअस असेसमेंट से ही छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव हो पाता है। अब है पाठचर्या की प्रभाविकता निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है? ठीक है, पाठचर्या को निर्धारण करने में कौन कौन सा कारक यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको यहाँ पे बताना है। पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर होता है। अध्यापक की सक्षमता, देखिए पाठचर्या में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अध्यापक की सक्षमता ही। ठीक है, जितना वो सक्षम होगा उतना ही बेहतर वो पाठचर्या बनाएगा और करेगा। तो पाठचर्या की प्रभाविकता निर्धारण में कौन सा कारक सर्वप्रधान है? तो समुदाय का सहयोग, संस्था का हित, ये सब नहीं है। अध्यापक की सक्षमता इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय पाठचर्या का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए? बताइए, 222 नंबर का। छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों और हितों के अनुकूल, ये तो होना ही चाहिए। विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल नहीं। महाविद्यालय प्रवेश की अर्थ, बिल्कुल नहीं। जो पाठचर्या जो बनाए जाते हैं, जो स्कूल करिकुलम होता है, वो जो बनाया जाता है वो छात्रों के लक्ष्य, उद्देश्य और उनके हितों के लिए बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका, छात्रों के लक्ष्य, उद्देश्य तथा हितों के लिए ही पाठचर्या बनाया जाता है। ठीक है, सहपाठचारी
क्रियाकलाप का प्रधान उद्देश्य क्या है। यानी पढ़ाई के साथ साथ जब आप करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव सर्कुलर एक्टिविटी जो है को सर्कुलर यानी सहपाठचारी क्रियाकलाप, विद्यार्थी के विकास को सुकर बनाना। उसके बाद है आपका प्रगतिशील विद्यालय उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को विद्यालय विरत होने से रोकना। देखिए मेन उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी का यथासंभव विकास हो, तो विद्यार्थी के विकास को सुकर बनाने के लिए ही सहपाठचारी क्रियाकलाप जो और भी एक्टिविटी, गीत संगीत ये सब सिखाया जाता है बच्चों को। ये सब सहपाठचारी क्रियाकलाप जो होते हैं वो बच्चों के विकास से जुड़ा होता है, तो विद्यार्थी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको ये सुलभ बनाता है, सुकर बनाता है, आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग किससे संबंधित है। ब्रूनर से, ग्रे से, टॉलमेन से, ठीक है। तो ये तो आपको रट के जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये जो संबंधित है वो आपका गैगने होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गैगने ही लिखा हुआ है, गैगने से संबंधित है, ठीक है। जो श्रृंखला अधिगम है चेन लर्निंग है, चेन में एक सीरीज में होना चाहिए। वो जो उसके थ्योरी देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है गैगने। तो श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग संबंधित है गैगने से, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है, ठीक है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत जो समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है वो किस स्तर पे होता है, ठीक है। स्मृति के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पे, चिंतन स्तर पे। तो जो समस्या समाधान का जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि चिंतन स्तर, जो थिंकिंग लेवल है बच्चों का, वो कितना बेहतर है, तो वो समस्या का समाधान निकाल पाता है। केवल स्मृति स्तर से नहीं होगा, बोध स्तर से भी नहीं होगा। मेन रूप से वो कितना सोच पाता है उस समस्या के प्रति या निदान के उपाय के बारे में। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास जो होता है वो आपका होता है किस स्तर पे, तो थिंकिंग लेवल पे होता है। जितना वो सोचेगा उतने आसानी से वो जो है समस्या का निदान कर पाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिंतन के स्तर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल पाठचर्या किस पर बल नहीं देती। क्वेश्चन है मूल पाठचर्या किस पे बल नहीं देती। प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को, यानी प्रजातांत्रिक सबको लेके चलना, ये तो इस पे डिपेंड नहीं करता, ये तो आपका सही है। समस्या समाधान इस पे तो डिपेंड करता ही है। विषय वस्तु की सुपरिभाषित प्रिंट, ये भी सही है। हाँ, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पे डिपेंड नहीं करता है। मूल पाठचर्या किस पर बल नहीं देता, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पे बल नहीं देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। क्रियात्मक पाठचर्या के विकल्प में रुचि रखने वाले पाठचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए और जवाब निकालने का प्रयास कीजिए। शिक्षा दर्शन का, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का, शैक्षणिक प्रक्रियाएं, और लास्ट में है आपका एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो क्रियात्मक पाठचर्या के विकल्प में रुचि रखने वाले पाठचर्या निर्माता को सभी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा दर्शन का भी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का भी ज्ञान होना चाहिए, और शैक्षणिक जो प्रोसेस है, एजुकेशनल प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। यानी जो पाठचर्या जो बनाते हैं उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। अध्यापक प्रायः पाठ पढ़ाने के दौरान या उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों में प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके, यानी जो उन्होंने सिखाया है, लर्निंग करवाया है, उसका मूल्यांकन हो, उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, समवर्ती मूल्यांकन। तो बच्चा जो पाठ्यक्रम के बाद कितना सीखा है, ठीक है, उसको आगे फिर सिखाया जाए इसका नेक्स्ट स्टेप या नहीं, तो वो जो मूल्यांकन होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नियोजन परीक्षण, अभिक्षमता टेस्ट, अभिवृत्ति से टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग देते हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता उसको बोला जाता है, और जो पात्रता होता है वो आपका क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगा। अभी जो आपका एग्जाम होगा वो क्या होगा? आपका एप्टीट्यूड थोड़े वहाँ देखेगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। आपकी अभिक्षमता कितनी है, आप कितना जानकारी रखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपका क्या होगा? जैसे बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अभिक्षमता टेस्ट होगा। शिक्षक तब आप बनते हैं। अध्यापक पात्रता में किसका परीक्षण आपका हो रहा है? तो आपका एप्टीट्यूड का, अभिक्षमता का होता है, तो अभिक्षमता परीक्षण। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरी क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे। क्योंकि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के दिमाग के स्तर पर अध्यापन शुरू कर देना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन चारों आप पढ़ेंगे तो आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है? क्योंकि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के दिमाग के स्तर पर अध्यापन शुरू करना। यानी आप अगर 2 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे तो आपको 2 क्लास के बच्चों के हिसाब से सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप इंटर के बच्चों के हिसाब से सोचेंगे तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हो पाइए। आप जिस क्लास में पढ़ाते हैं, आप क्लास 5 के बच्चे को पढ़ा रहे तो 5 के हिसाब से आपको सोचना होगा, 1 के बच्चे को पढ़ा रहे तो 1 के हिसाब से सोचना होगा। स्पष्ट का सिद्धांत, साथ का सिद्धांत, सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत, तो उसको कहा जाता है साथ का सिद्धांत। यानी आप जिस लेवल में हैं, जिस कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको जो है उसी हिसाब से सोचना पड़ता है। उसको कहते हैं साथ का सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सेट अभी हमने आपको करवाया। बाकी आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में भी हमने भेज दिया था। आंसर की में बस पहला का जो ऑप्शन था वो थोड़ा सा आंसर की में आपका मिस्टेक दिया हुआ था, जो कि अभी हमने आपको वीडियो लेक्चर में सुधार दिया। बाकी आंसर की सही हैं। आप लोग एक बार बना करके आंसर ज़रूर देख लीजिए। केवल पहला का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपके शायद ऑप्शन में, पहला का ऑप्शन में बी गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, वो थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। आप केवल क्या करेंगे, लास्ट वो केवल आप क्या करेंगे कि बी के जगह आप सी कर लीजिएगा पहला का। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। आप लोग जो पीडीएफ है वो आपके कंटेंट में भी अवेलेबल है, साथ साथ जो आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं उसमें भी हमने आपको भेज दिया था। तो आप लोग एक बार, ज़्यादा नहीं, अब तो टाइम नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड पे, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा माथापच्ची करें। आप विशेष रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए।
टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप बना ही लेंगे, और इसका कोई ये नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, चूँकि ये मनोवैज्ञानिक आधार पे कह सकते हैं, साइकोलॉजिकली अगर आप चिंतन कर लेते हैं स्टूडेंट के तरफ से एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट, तो आप बेहतर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, कुछ ही प्रश्न जो है रटे रटा यहाँ पे होंगे, बाकी प्रश्न जो होंगे वो आपको आपके सोच समझ से ही बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।